चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर 8 कंप्लीट आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, एंगल्स साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपसे चैप्टर नहीं बनेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने उसकी वो वीडियो बना रखी है, पहले आप वो दोनों वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उसी के यूज़ होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें मुझे बतानी है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाकी सारा मैंने पहले ही ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बता दिया है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही इसमें आइए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें बतानी मैं बता देता हूँ। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट को देखेगा, सपोज़ करो ऑब्जेक्ट क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर रख रखा है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं नीचे ग्राउंड से, तो हम ऊपर को देख रहे हैं। तो इस जो लाइन बनेगी इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब क्या होता है, देख रहे हैं हम इस लाइन से, ठीक है। और ये क्या होगी, ये होगी ऑब्जेक्ट की हाइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BC, ये क्या होगी, शैडो होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और शैडो के बीच में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, से क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब भी हम ग्राउंड लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि एक सर्टेन हाइट पे होगा, तब क्या हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग की तरफ सपोज़, और जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ, सपोज़ करो आप एक बिल्डिंग पे खड़े और आप नीचे देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, तब हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी सेम इसकी डेफिनेशन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का डिफरेंस है, जब इनके बीच में एंगल बन रहा है, बट ये हम नीचे की साइड बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, जब हम ऊपर की साइड देखेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने चैप्टर 8 में बताया था आपको। साइन थीटा कॉस थीटा, P/H होता है, V/H पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है, 30 डिग्री पे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं MCQ पे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का, इफ़ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। तो पहले हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिगर बनाना। सारा खेल इसमें डायग्राम का। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। टावर 6 मीटर हाई है, तो ये टावर मान लेते हैं AB, इसकी हाइट क्या है, 6 मीटर है, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मैंने बताया था शैडो बनती है कितने मीटर लॉन्ग है, 2√3 मीटर, और इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा। हमसे क्या पूछा है, थीटा पूछा है। तो पहले हम लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो भी आप मानोगे उसे आप लिख लेना। लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। सो मुझे क्या क्या गिवन है, देखो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस की वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा होता है, अगर आपको याद हो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर का AB और बेस क्या है BC। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला कि tan थीटा क्या होता है, तो आप चैप्टर 8 पहले कंप्लीट कीजिए, मैंने उसकी 2 वीडियो बनाई, उसके बाद ही इस पर आइए। तो हम डालेंगे tan थीटा बराबर AB कितना है 6, BC कितना है 2√3, तो ये कट गया, कितना है tan थीटा बराबर 3/√3। अब नीचे कभी भी रूट रखते नहीं है, तो हम रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि ताकि रूट नीचे से हट जाए। तो मैंने रैशनलाइज कर दिया, पर नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 3√3
√3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो कैंसिल हो गया। तो tan थीटा बराबर हो गया √3। तो मैंने आपको बताया था कि अब आपको टेबल याद होनी चाहिए कि tan कौन सी डिग्री पे √3 होता है। तो मैंने बताया था कि tan की दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो आपको टेबल सारी याद होनी चाहिए। बेसिकली आपको साइन थीटा का याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको बताए रखा है टेबल कैसे याद करनी है, वो आप वीडियो 1 में देखो ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने आपको बता रखा है। साइन थीटा याद कर लो, कॉस थीटा उसका रिवर्स है, फिर तो सारे लिंक के साइन निकल गए तो कॉसेक निकल जाएगा, वो उसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan कैसे निकलेगा, साइन बाय कॉस। तो बेसिकली अगर आप साइन याद कर लो तो सब टेबल आराम से याद हो जाएंगे। √3 किस पे होता है, tan 60 डिग्री पे होता है। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो होप आपको समझ में आ गया हो। हमेशा याद रखना इन तीनों में से एंगल या कोई भी रेशियो हो सकता है, यानी कि ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। एंगल और दो साइड के बीच में से इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ पूछेगा हमेशा। दो चीज़ें आपको गिवन हो गया, तो आपका एंगल और सपोज़ कीजिए परपेंडिकुलर गिवन होता तो हमसे बेस पूछ लेता, या सपोज़ कीजिए हमें परपेंडिकुलर और हाइट गिवन होती हमसे पूछ सकता था, तब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, P/H होता है। तो हमें कोई भी तीन में से दो चीज़ गिवन होंगी और एक चीज़ निकालनी होगी। तो होप आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ के डायग्राम बनाना है। तो अगर आप इसका डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप कभी भी डरिए मत वर्ड प्रॉब्लम देख के इस चैप्टर का, आप डायग्राम बना लीजिए। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो 95% अगर आप कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए बनाना कैसा है। अब जब भी आपको डिप्रेशन दिख जाए समझ जाओ एंगल ऊपर से नीचे को तरफ बनेगा। देखिए कैसे, वो बोला डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो बंदा किसी चीज़ पे खड़ा होगा ऊपर, जैसे सपोज करते हैं जो, तो डिप्रेशन मतलब बंदा किसी सर्टेन हाइट पे खड़ा हुआ है और वो नीचे को देख रहा है ग्राउंड पे। तो किस पे खड़ा है बंदा, टावर पे खड़ा है, लिखा है इस पर। तो ये बंदा है टावर पे खड़ा है, लिखा है। कितनी मीटर हाइट है इसकी, 25 मीटर हाइट है। तो ये भी मान लिया। और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ को देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहा है, ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ। तो मैंने बताया था यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा। तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ, एक सेकेंड इधर कर देता हूँ, अभी बराबर हो गया। तो ये हो गया सी, इस पॉइंट को रहने दो, ये पॉइंट हो गया सी। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें तो समझ जाओ बंदा किसी सर्टेन हाइट पे खड़ा है और वह ग्राउंड लेवल के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। किस पे खड़ा है बंदा, टावर पे खड़ा हुआ है। तो 25 मीटर हाइट है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो 30 डिग्री बन गया। तो हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो ये 90 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ध्यान रखिएगा। ये पर्सन है, पर्सन खड़ा हुआ है ये पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए लाइन पैरेलल है, तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करें, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे। तो देखिए हम कैसे प्रेजेंटेशन देखिए कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं है MCQ में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर MCQ में आएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी AB, इसे नाम दे देंगे, इसे D नाम दे दिया। सिंस, अब लिखेंगे सिंस AD पैरेलल होगा BC के, पैरेलल लाइन है, तो एंगल DAC बराबर ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ACB होगा। समझ में आ गया। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ध्यान रखना हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल होती है तो अगर z बनता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो देखिए उल्टा z बन रहा है, सीधा है उल्टा है, देखिए ऐसे z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दी। ध्यान रखना हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब नॉर्मल है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये टावर का बेस है, तो हमें BC निकालना है। तो देखो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस निकालना है और हमें एंगल पता चल चुका है। तो परपेंडिकुलर और बेस रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, tan होता है और cot होता है, कोई सा भी लगा था आंसर सेम आएगा। तो हम लगा देते tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन में BC। AB कितना है 25, BC निकालना है। tan 30 होता है 1/√3। देखो आपने देखा होगा हमेशा tan 30 या tan 60 मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होगा इस चैप्टर में, तो ये आप याद ही कर लीजिए। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो 25/BC, तो BC कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25√3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से समझा देता हूँ। बंदा किसी हाइट टॉप ऑफ द टावर खड़ा हुआ है, उसकी हाइट है 25 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, नीचे को देखेगा तो डिप्रेशन बनेगा। हम एक इमेजिनरी लाइन बना देंगे ताकि एंगल फॉर्म कर पाए। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। रीज़न होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने बता दिया। फिर नॉर्मल है, हमें निकालना था बेस ऑफ द टावर से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस था, हमें BC निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से रिलेटेड क्या है, tan या cot, आप कुछ भी लगा दो आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने tan लगा दिया। tan 30 डिग्री कितना होगा, AB अपॉन में BC। AB 25 है, BC निकालना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 25/BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, BC इंटू 1 BC आता है, 25 इंटू √3 25/3। सेंटीमीटर भी लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर है। तो होप आपको समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। कभी भी बिना डायग्राम बनाए सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हमेशा डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो टावर बना देते हैं हम, टावर बना दिया हमने, ये AB, इसकी कोई शैडो होगी, तो ये मैं शैडो होती है टावर की, ये टावर है और ये शैडो है टावर की। लिख लेंगे लेट ये अगर MCQ में आए तो आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फटाफट बना के सॉल्व कीजिए। अगर MCQ में नहीं है तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या, वरना नंबर कटेंगे। हमेशा फिगर बना के सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो BC क्या होगी, एंड BC बी द शैडो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, शैडो जो है वो डिक्रीज़ हो गई लेंथ, तो शैडो छोटी हो गई, यानी कि पहले शैडो इतनी बड़ी थी, अब शैडो थोड़ी कम हो गई, शैडो BD हो गई। तो यानी कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो अब शैडो BD हो गई। न्यू शैडो कितनी हो गई, तो न्यू शैडो हो गई BD। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो पूछा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये जो थीटा था और अभी θ1 हो गया, तो एक बढ़ेगा या कम होगा। बोला ना एंगल ऑफ एलिवेशन इज बढ़ेगा कम होगा या सेम रहेगा, तो यही पूछ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था इतना, अब थोड़ा झुक गया, फिर थोड़ा और झुक जाएगा, तो कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ऊपर को ज़्यादा जा रहा है। देखो पहले नीचे था तो थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 से थोड़ा कम हो जाएगा 89। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले देखो ऐसे बन रहा था, वैसे समझ सकते हो कि प्रोटेक्टर लेके, कि देखो पहले इतना नीचे बन रहा था, अब थोड़ा ऊपर बन रहा होगा। पहले मान लो 30 था तो अब कितना बन रहा होगा 60 तक बन रहा होगा, फिर बढ़ता जाएगा और लास्ट में कितना हो जाता है जब कोइंसाइड कट जाती है लाइन,
90 हो जाता है। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन will increase as the shadow decrease, as the length of shadow decrease। तो होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको फिर से बता दूं, देखो सपोज करो अभी बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये कोई एंगल बनेगा 30 डिग्री सपोज करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे जब आप प्रोटेक्टर रखोगे तो 30 से तो ज़्यादा होगा ना, 60, फिर बढ़ता जाएगा 70, 80, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा जब कोइंसाइड हो जाती है 90 डिग्री बन जाता है। तो वही है, हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो ध्यान रखना, जब भी लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज़ होगी तो एलिवेशन बढ़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर दिस। इफ ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ पे बैंक का मतलब पहली बात होता है किनारा। कुछ बच्चे ये ना सोचे कि बैंक मतलब जिसमें पैसा डिपॉजिट करते कोई महान बच्चे होते हैं, उनके लिए बताया मैंने। वैसे तो पता होगा मोस्टली बच्चों को, फिर भी। तो देखते हैं ब्रिज की हाइट, पहले ब्रिज बना लेते हैं। तो ब्रिज की हाइट कितनी है, 30 मीटर हाइट पे है, मतलब ब्रिज इतनी ऊंचाई पे है रिवर के। वो बोल रहे अपोजिट साइड्स में इतना एंगल बना रहा है। तो एक साइड ये होगी अपोजिट साइड, एक साइड क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ये बी और ये सी डी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो यानी कि जब यहाँ से एक साइड देखेगा तो 30 डिग्री हो रहा है, तो डिप्रेशन बनाता है। तो यानी कि ऊपर से वो बंदा नीचे को देखेगा तो 30 डिग्री बना रहा है। तो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इक्वल। रीज़न क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली बोले जब वो दूसरी साइड से देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमें पूरी विड्थ निकालने की, हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो पहले ना आप फिगर बना लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपने फिगर बना लिया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस फिगर बनाना। और आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू पे क्या होता है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री, 10, 30, 10, 60, ये सब पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर से बताता हूँ, देखो मैंने क्या बनाया, पहले ब्रिज देखा मैंने। तो ब्रिज की कोई हाइट होगा, कितनी ऊंचाई पे ब्रिज, 30 मीटर की ऊंचाई पे है। फिर मैंने देखा कि अपोजिट साइड्स में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री में है। तो एक साइड 30, एक साइड 45। तो फिर डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें सी डी निकालना। तो होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे लिखते, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। लेट ए बी द हाइट ऑफ ब्रिज, द हाइट ऑफ ब्रिज, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ डी ई, एंड एंगल डी ए ई एंड एंगल ई ए डी। जो एंगल होता है गिवन, उसको हम बीच में लिखते हैं, यानी कि ये वाला एंगल डी ए ई, ये, और ये वाला एंगल 30 और 45 डिग्री। एंड डी ए एंड एंगल ई ए डी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसकी वैल्यू कितनी, विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। बस प्रेजेंटेशन की वजह से आपको लंबा क्वेश्चन लग रहा हुआ है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे ये निकालना है बी सी और बी डी निकालूंगा और इनको प्लस कर दूंगा तो सी डी तो मिलेगा मुझे। परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, 10 30 डिग्री। कितना होगा, ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि 30 अपॉन में, मुझे बी सी नहीं पता। 10 30 कितना होता है, मैंने बताया था 1/√3। 10 30 और 10 60 आप याद कर लीजिए ताकि जल्दी हो जाए कैलकुलेशन। तो बी सी कितना आ गया, 30√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 मीटर।
सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी देखो 10 अब कितना है 45 डिग्री, ए बी अपॉन में बी डी 10 45 1 होता है। तो अगर आपको साइन और कॉस याद है तो आपको 10 अपने आप याद हो जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी 10 45 कितना हो जाएगा 30 अपॉन में बी डी 10 45 1 होता है। अब मैंने आपको बताया था कि साइन याद कर लीजिए, अगर आपको साइन याद है तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि वो उसका उल्टा है। और अगर 10 45 निकाले तो साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड कर लो क्योंकि 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेबल से रिलेटेड कैसे टेबल लर्न करने में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, वो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बता रखा है कैसे आप पूरी टेबल याद कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। क्योंकि टेबल की वैल्यूज़ याद होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना चैप्टर नहीं होगा आपसे। 10 45 1 तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये भी कितना 30 डिग्री, बी डी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो मुझे सी डी निकालना था, सी डी कितना होगा बी सी प्लस बी डी। तो बी सी है 30 डिग्री और बी डी है 30, तो 30 कॉमन ले सकता हूँ, कितना आएगा 1 + √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है आंसर, ए ऑप्शन आंसर हुआ। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसी के साथ MCQ करा दिए हैं, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, फिर मैंने क्वेश्चंस करा MCQ पे कि कैसे बनेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है, फिर क्यों इक्वल होता है रीज़न बताया, फिर क्वेश्चन बताया कैसे यूज़ होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम है कुछ वो हम लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस जितनी मेहनत लगती है क्वेश्चन लिखने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बोर्ड्स की कसम है, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों को भी बताइए अगर उन्हें चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मेरी वीडियो करने के बाद उन्हें चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा, बल्कि मैं तो बोलूँगा सारे चैप्टर अगर वो कर लें मेरी वीडियो से तो मोर देन उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव हो जाएंगे। जिनके मार्क्स 50s में आते हैं उनके 80s 90s में आने लग जाएंगे, और मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा आ सकते हैं। जो पहले से 90 95 पे वो 100 या 99 आने लगेंगे। तो मेरी वीडियो से अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके हाफ ईयरली बोर्ड्स और टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी क्वेश्चन है वीडियो में। तो ऐसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को शेयर भी करना होगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसी वीडियो अच्छी बनाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।